तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पम्मी से, जो कि कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है। पम्मी एक कुश्ती की पहलवान है और शुरू में वो एक कुश्ती के मैच में जीत गई होती है। लेकिन क्योंकि पम्मी दलितों की लड़की है और उसके विरोधी के पिता बड़े अमीर हैं और मैच के ऑर्गेनाइज़र हैं, तो मैच का जज पम्मी को झूठ मूठ के फाउल के नाम पर डिस्क्वालीफाई कर देता है। पम्मी अपनी हार के बाद घर चली जाती है और अपने भाई सत्ती को रोते रोते बोलती है कि क्योंकि वो एक दलित है, इस कारण उन्हें ज़िंदगी में भुगतना तो पड़ेगा ही। अगले दिन पम्मी और सत्ती दोनों अपने ताया जी के लड़के की शादी में जाते हैं। लेकिन जब शादी की बारात ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से जाती है तो वो ऊंची जाति वाले लोग दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा के मारते हैं, बारात वालों को भी बहुत पीटते हैं और पम्मी के भाई सत्ती का तो सर ही फोड़ देते हैं। इसके बाद पम्मी के घर वाले सत्ती को लेकर अस्पताल चले जाते हैं और दूसरी ओर दूल्हा, उसका एक पत्रकार दोस्त अक्की और पम्मी, ये तीनों पुलिस के पास जाके अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR लिखवाते हैं। पर पुलिस स्टेशन में एक कर्मचारी ऊंची जाति वाले लोगों को बता देता है कि उनके लड़कों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है। उस मोहल्ले के लोग फिर उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर सत्ती का इलाज चल रहा होता है और वहां के सारे डॉक्टर को उठा लेते हैं। ये कहते हैं कि तब तक इलाज नहीं होने देंगे जब तक FIR वापस नहीं ली जाएगी। पम्मी मजबूर होकर अपनी FIR वापस लेने जाती है कि तभी वहां पर काशीपुर वाले बाबा निराला अपने भक्तों के साथ आ जाते हैं। वो फिर ऊंची जाति वाले लोगों के सब हथियार ले लेते हैं और डॉक्टर को भी छुड़वा देते हैं ताकि सत्ती का इलाज शुरू हो जाए। सत्ती को जब होश आ जाता है तो बाबा निराला उसके पास आते हैं। वो उन सबको कहते हैं कि जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है बाबा निराला वहाँ पर न्याय करने चले जाते हैं। इधर स्टेट के CM सुंदरलाल एक बड़ी कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन बेच देते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री वाले फॉरेस्ट की ज़मीन पे काम शुरू करते हैं तो वहाँ से एक लड़की का कंकाल निकलता है। कंकाल के निकलने के बाद इस जगह पर गांव वाले लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। CM सुंदरलाल पुलिस के हेड को कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, फैक्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। असल में इस लड़की को बाबा निराला के राइट हैंड मैन बोपा स्वामी ने मारा होता है। बाबा निराला को टेंशन होने लगती है कि कहीं इस लड़की का सच बाहर ना आ जाए, लेकिन भोपा बोलता है कि वो चिंता ना करे। CM सुंदरलाल भी नहीं चाहता कि फैक्ट्री का काम बंद हो, तो इसलिए CM इस केस को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन तभी इस फैक्ट्री को दिए जाने वाली ज़मीन पर पूर्व मुख्यमंत्री और अपोजिशन के लीडर हुकम सिंह आ जाते हैं। हुकम सिंह बोलता है कि भ्रष्टाचार और हत्या को छुपाया जा रहा है और वो इसके खिलाफ गांव-गांव में जाकर आंदोलन करेगा। अब इसके बाद आश्रम सीरीज़ की कहानी दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तो है इस केस की कहानी और दूसरी है पम्मी की कहानी। तो पहले शुरू करते हैं पम्मी की कहानी से। कहानी में पम्मी और सत्ती दोनों आश्रम जाना शुरू कर देते हैं। पम्मी तो सेवा करने जाती है, लेकिन सत्ती आश्रम में नौकरी पाने के चक्कर में जाता है। तो फिर पम्मी और सत्ती अपने माता पिता के साथ एक दिन बाबा निराला से मिलते हैं। बाबा जी उन्हें कहते हैं कि पम्मी अगर चाहे तो आश्रम के हॉस्टल में रह के आश्रम के कॉलेज में फ्री में पढ़ सकती है और अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस भी कर सकती है। लेकिन सत्ती को बाबा निराला बोलते हैं कि पम्मी तो आश्रम का भला करने के लिए आई थी, इसलिए आश्रम में उसे रहने दिया गया है। सत्ती ने तो आश्रम के लिए कुछ नहीं किया, तो उसे सेवादार की नौकरी क्यों दी जाए। सत्ती बोलता है कि वो कुछ भी करेगा आश्रम के लिए। तो बाबा निराला कहते हैं कि अगले ही हफ्ते वो 1100 वैश्य औरतों की भलाई करने के लिए और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उन सब की शादी करवा रहे हैं और सत्ती भी उन्हीं 1100 औरतों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। सत्ती हिचकिचाते हुए नौकरी पाने के चक्कर में मान तो जाता है, लेकिन जब वो शादी के दिन अपनी दुल्हन बबीता को देखता है कि वो कितनी सुंदर है, तो सत्ती पूरा खुश हो जाता है। अगले दिनों में बबीता को भी पता लगता है कि सत्ती कितना भोला भाला और सीधा लड़का है। उसे भी सत्ती बहुत पसंद आने लगता है। घर पम्मी अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस आश्रम के अखाड़े में पूरे जोर शोर से करती रहती है। एक दिन जब बाबा निराला सत्ती की पत्नी बबीता को देखते हैं तो उनकी हवस जाग जाती है। वो सत्ती को प्रमोशन और पैसे का लालच देकर उसे अकेले मेवाड़ भेजने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सत्ती कहता है कि वो बबीता को भी साथ लेकर जाना चाहता है। तो बाबा जी कहते हैं कि वो अभी प्रमोशन के हकदार ही नहीं है। शादी के बाद इसके मन में गलत शारीरिक विचार आने लगे हैं। इसका मन और आत्मा अभी शुद्ध नहीं है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी वो हमेशा आत्मिक रूप से बबीता के साथ ही रहेगा। सत्ती पूछता है कि आत्मा कैसे शुद्ध होगी, तो बाबा जी बोलते हैं कि शुद्धिकरण करवाने से आत्मा शुद्ध हो जाएगी। सत्ती बोलता है कि उसे भी शुद्धिकरण करवाना है। तो बाबा निराला उसे नशे वाला प्रसाद खिलाकर पहले तो उसे दूध से नहलाते हैं और फिर उसे अस्पताल ले जाकर बेहोश करके शुद्धिकरण के नाम पे उसका लिंग काट के उसे नपुंसक बना देते हैं।
अगली सुबह जब सत्ती को होश आता है तो वो बहुत रोता है, लेकिन बाबा जी उसे बहकाते हैं कि एक समय था जब उनके मन में भी सत्ती की तरह गलत शारीरिक विचार आते थे, पर उन्होंने भी अपनी मर्जी से अपना खुद शुद्धिकरण करवाया और उसके बाद अब देखो उनकी आत्मा कितनी शुद्ध है। ये सुनकर सत्ती हैरान रह जाता है और वो बाबा जी को बोलता है कि उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने बाबा जी के बारे में बहुत गलत सोचा। तो बाबा जी कहते हैं कि इसीलिए तो शुद्धिकरण करवाया था, अब उसके गलत विचार सब बाहर निकल रहे हैं और शुद्धिकरण का असली अमृत अब सत्ती को प्राप्त हो रहा है। जब बबीता को इसके बारे में पता चलता है तो वो पूछती है कि अब उन दोनों के बच्चे कैसे होंगे। बबीता को बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, कोई सामूहिक विवाह नहीं करवाया, बल्कि वो बबीता और उसके साथ की लड़कियों को जेल में से लेकर आया था और उन सबको धमकी दी थी कि अगर शादी ना करवाई तो फिर से जेल में डाल देगा। वो कहती है कि ये बाबा सबका ऐसे चूतिया काटता है। तो इस बात पे सत्ती बबीता के थप्पड़ मारता है और बोलता है कि वो बाबा जी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनेगा, और ये कह के चला जाता है। अगले दिन फिर बाबा जी आश्रम में सबके सामने सत्ती को कमांडर बनाते हैं और उसे मेवाड़ के लिए रवाना कर देते हैं। रात को फिर बबीता को बुलाने बाबा जी के आदमी आते हैं। बाबा जी फिर बबीता को नशे वाले लड्डू खिलाकर उसका बलात्कार कर देते हैं। अगली सुबह बबीता बहुत रोती है। पम्मी उसे उठाने आती है तो वो देखती है कि बबीता ठीक नहीं है। बबीता उसे बोलती है कि उसे बस बुखार हुआ है और सत्ती के मेवाड़ जाने से उसे बस अकेलापन लग रहा है। बबीता का ये दुख वहाँ पे एक और सेवादारनी कविता भी देखती है। काफ़ी देर सोचने के बाद बबीता कोई प्लान बनाती है। वो कहती है कि वो खुद बाबा जी से अपनी मर्जी से मिलना चाहती है। बाबा जी के कमरे में फिर बबीता कहती है कि उसे फिर से बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इस बार वो लड्डू खाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो होश में ही रहेगी और बाबा जी के साथ रहेगी, और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन फिर आरती के समय बाबा निराला साध्वी माता को कहते हैं कि आरती करने का कर्तव्य सब सेवादारनियों को मिलना चाहिए, और वो साध्वी माता की जगह बबीता को कहते हैं कि अब वो आरती करेगी। अब आते हैं उस कंकाल की कहानी पर। उधर उस कंकाल के निकलने के बाद सीएम सुंदरलाल पुलिस को केस को दबाने के लिए कहता है, लेकिन ये केस आता है उजागर सिंह के पास, जो कि अपने दोस्त और जूनियर साधु शर्मा के साथ मिलकर इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में इनकी मदद न्यूज़ रिपोर्टर अक्की और डॉक्टर नताशा भी करते हैं, जिसका सीरीज में थोड़ी देर बाद उजागर के साथ चक्कर चलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये कंकाल मोहिनी नाम की एक लड़की का है, जिसका आश्रम के साथ कुछ चक्कर था। उजागर और साधु दोनों फिर नशेड़ी बनकर आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में अंडरकवर होकर जाते हैं। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि बाबा निराला से पहले आश्रम के प्रधान एक बाबा मनसुख थे, लेकिन बाबा मनसुख के राइट हैंड मैन ईश्वरनाथ का किसी लड़की का चक्कर पड़ा था, जिसके बाद बाबा मनसुख इस दुनिया में ही नहीं रहे। ये लड़की मोहिनी ही थी जिसका कंकाल मिला था। पूरे आश्रम की बहुत बड़ी बदनामी होनी थी, लेकिन बस निराला ने सही टाइम पे आश्रम को संभाल लिया, और इस कांड के बाद ईश्वरनाथ आश्रम से भाग गया और अपनी बेटी सनोबर को आश्रम में ही छोड़ गया। उजागर फिर और सबूत इकट्ठा करने के लिए आश्रम के गुप्त रास्ते में जाकर एक वॉल्ट में जाता है, जहां पर आश्रम की बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं। वो इन फाइलों की फोटो खींच लेता है और इसके बाद साधु के साथ आश्रम से बाहर चला जाता है। इन फाइलों की जांचबीन से उन्हें पता चलता है कि आश्रम की सारी जमीन ईश्वरनाथ के नाम पर है, और जब निराला को गद्दी मिली थी तो सिर्फ ईश्वरनाथ ही बाबा निराला के खिलाफ था। उजागर फिर इन सारे सबूतों की एक फाइल बनाकर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को, जो कि उजागर के कॉलेज के टाइम का दोस्त है, उसे दे देता है। लेकिन उसका ये दोस्त बाबा पे केस करने की बजाय ये फाइलें मुख्यमंत्री सुंदरलाल को दे देता है और बदले में अपना काफ़ी सालों से अटका हुआ ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो ये तो थी उस केस की कहानी। अब आते हैं पम्मी और सत्ती की कहानी पे। इधर पम्मी अपनी प्रैक्टिस पूरे जोर शोर से करती है। कंपटीशन के दिन पम्मी भागते भागते पहले सुबह बाबा निराला का आशीर्वाद लेती है और उन्हें कहती है कि कंपटीशन में पम्मी को देखने ज़रूर आएं। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो बाबा निराला भी वहाँ पर पम्मी को देखने आते हैं और पम्मी अपने विरोधी रेनू को पटक के मारती है और कंपटीशन जीत जाती है। अनाउंसर फिर पम्मी को विजेता घोषित करता है। अनाउंसर स्टेज पे बोलता है कि किसी ज़माने में बाबा निराला भी कुश्ती के चैंपियन रहे हैं और निवेदन करता है कि बाबा निराला और पम्मी दोनों सबके सामने एक छोटा सा कुश्ती का मैच करें। पम्मी फिर खुशी से बाबा निराला को कहती है कि चलो एक छोटा सा मैच करें। तो वो दोनों कुश्ती करते हैं। कुश्ती करते करते पम्मी बाबा निराला को हरा तो देती है, लेकिन पम्मी के साथ कुश्ती करके बाबा निराला की हवस अब फिर से जाग उठती है और वो पम्मी को गलत नज़र से देखने लगते हैं।
फिर अगले दिन निराला साध्वी माता को कह के पम्मी की खीर में ड्रग्स डलवा देता है और फिर रात को उसको बेहोशी की हालत में उठवा के उसका भी बलात्कार कर देता है। सुबह को जब पम्मी उठती है तो उसे इतना समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी भाभी बबीता को बोलती है कि उसे लगता है कि किसी ने उसका बलात्कार किया है, पर उसे नहीं पता कि किसने किया है, और ये कह के रोने लगती है। बबीता उसे कुछ नहीं बताती पर उसे चुप करवाने लगती है। पम्मी फिर बाबा निराला से मिलती है और उन्हें बोलती है कि आश्रम में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया है, पर उसे नहीं पता किसने किया है। निराला बोलता है कि वो भोपा को कह के इसके बारे में छानबीन करवाएगा और पम्मी को कहता है कि अपना मूड सही करने के लिए वो बाबा जी के साथ सत्संग में चले। लेकिन सत्संग के बाद बाबा निराला फिर से पम्मी को नशे वाला लड्डू खिलाता है और फिर से उसका बलात्कार करता है। इसके बाद पम्मी और कमज़ोर पड़ जाती है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसके साथ की एक सेवादारनी कविता से उसका दुख देखा नहीं जाता और वो पम्मी को सब कुछ बता देती है। पम्मी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन कविता कहती है कि एक बार खुली आंखों से सच का सामना करके देखे। तो अगले दिन पम्मी अपनी खीर नहीं खाती और रात को जब बाबा के लोग उसे लेने आते हैं तो वो बेहोशी की एक्टिंग करती है। जब बाबा फिर से उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं तो वो तब अपनी आंखें खोल लेती है और बाबा से लड़ के चली जाती है। वो आश्रम से भागती है, लेकिन भोपा उसे पकड़ लेता है और वो लोग पम्मी को आश्रम की जेल में डाल देते हैं। इधर न्यूज़ रिपोर्टर अक्की, जो कि आश्रम में इलेक्ट्रीशियन के भेष में घूम रहा होता है, उसे पता लग जाता है कि आश्रम वालों ने पम्मी को जेल में डाल रखा है। वो पम्मी के माँ बाप को जाके सब कुछ बता देता है, लेकिन वो लोग अक्की की बातों पर यकीन नहीं करते, पर उन्हें भी शक हो जाता है कि कुछ तो गलत है। तो फिर पम्मी के पिता पम्मी से मिलने के लिए आश्रम आते हैं, लेकिन आश्रम वाले उनका ट्रक से एक्सीडेंट करवा देते हैं। आश्रम वाले फिर पम्मी के पिता को आश्रम के ही अस्पताल में ले आते हैं। वो सत्ती को भी वहीं बुला लेते हैं। बबीता फिर भोपा से जाके मिलती है और उससे बेनती करती है कि पम्मी को भी अपने बाप से मिलने दे। बबीता फिर पम्मी को तैयार करती है और तैयार करके उसे आश्रम के अस्पताल में ले आती है। अस्पताल में बाबा निराला भी आ जाते हैं। पम्मी को समझ आ जाता है कि उसका भाई सत्ती अभी बाबा निराला के अंधविश्वास में पूरा धुत है और वो सीधे सीधे अभी कुछ नहीं कर सकती। पम्मी बबीता से पूछती है कि बबीता ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, तो बबीता कहती है कि इस बाबा जी ने उसका भी बलात्कार किया है और सत्ती का तो शुद्धिकरण के नाम पे लिंग ही काट के उसे नपुंसक बना दिया है। अक्की को पता चलता है कि पैसे बचाने के लिए ये आश्रम वाले पम्मी के पिता को महंगे इंजेक्शंस देने बंद कर रहे हैं, जिससे उसके पिता अब कभी नहीं उठेंगे और सारी उम्र आईसीयू में ही रहेंगे। ये बात वो पम्मी को बता देता है। पम्मी सोचती है कि उसके अंधविश्वास के चक्कर में उसकी सारी फैमिली को कितना भुगतना पड़ रहा है। वो सोचती है कि अब वो बेचारी बन के नहीं रहेगी और वो बाबा निराला को मारने का प्लान तैयार करती है। पम्मी बाबा निराला से मिलती है और कहती है कि उसके स्टेट के कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं और उससे पहले वो बाबा निराला का आशीर्वाद लेना चाहती है। तो फिर निराला बोलता है कि चलो ठीक है, आ जाना आज रात को। प्लान तो ये होता है कि पम्मी जब बाबा निराला को मार देगी तो अक्की उसे पीछे के गुप्त रास्ते से लेने आ जाएगा, लेकिन अक्की को पीछे के गुप्त रास्ते के जाने से पहले ही रोक दिया जाता है और उनका प्लान पहले ही खराब हो जाता है। तो रात को जब बाबा के लोग पम्मी को लेने आते हैं तो पम्मी उनको और हॉस्टल की वार्डन को मार के हॉस्टल से भाग जाती है। वो फिर छुप के आश्रम के अस्पताल में जाती है और क्योंकि अब उसके पापा अब कभी उठने नहीं वाले, तो वो अपने पापा की आईसीयू वाली मशीन को रोते रोते बंद कर देती है। वो आश्रम की छत के रास्ते से आश्रम से भाग जाती है। बाहर निकलकर पम्मी अक्की से मिलती है। वो अपने भाई सत्ती को फ़ोन करके सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि जल्दी वहाँ से निकले, लेकिन सत्ती के निकलने से पहले वहाँ पर भोपा आ जाता है। भोपा सत्ती को बहुत मारता है। वो पम्मी को फ़ोन करके कहता है कि जल्दी वापस आए, नहीं तो वो सत्ती को जान से मार देगा। सत्ती सोचता है कि अगर पम्मी वापस आ गई तो ये आश्रम वाले उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो फ़ोन पर पम्मी को कहता है कि आश्रम वापस ना आए और भोपा की बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। तो ये थी पम्मी की कहानी। अब आते हैं आश्रम सीरीज की पॉलिटिक्स पर। स्टेट की ऑपोजिशन पार्टी का प्रधान हुकम सिंह बाबा निराला से मिलने आता है और उनके साथ करोड़ों रुपए की डील करता है कि बाबा निराला के भक्त अगले इलेक्शन में हुकम सिंह को ही वोट डालें। बाबा निराला को पता होता है कि असली पावर तो पॉलिटिक्स में ही है, तो इसलिए बाबा निराला भोपा को कहता है कि उन्हें आश्रम के साथ यूथ को जोड़ना होगा। तो वो दोनों यूथ के एक फेमस सिंगर टिंका सिंह पर ड्रग्स के एनसीबी की रेड मरवा देते हैं। एनसीबी वाले टिंका सिंह को उठा लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर एनसीबी के दफ्तर में बाबा निराला आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गई है,
वो बच्चे को आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में रखेंगे और ये कह के वो एनसीबी को टिंका सिंह के जमानत के पेपर्स दे देते हैं और उसे रिहा करवा देते हैं। इसके बाद टिंका सिंह अपने बैंड को लेकर आश्रम में आ जाता है और उसके बाद से बाबा जी के लिए ही गाने गाता है। देश भर के युवा टिंका सिंह के गाने सुनने आते हैं और इन सब कॉन्सर्ट्स में आश्रम के लोग इन सब युवाओं को नशे वाले लड्डू खिलाते हैं, जिनसे ये बच्चे टिंका सिंह के गाने सुनते सुनते बाबा जी के नशे में और धुत होते जाते हैं और आश्रम में युवा भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इस सब से स्टेट का सीएम सुंदरलाल बड़ी चिंता में आ जाता है। वो भी बाबा निराला से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो हुकुम सिंह से दुगने पैसे देगा, पर बाबा निराला बस अब उनको सपोर्ट करे। तो बाबा निराला फिर अपने टिंका सिंह वाले सत्संग में सुंदरलाल को बुलाते हैं, लेकिन जब पैसे टाइम पे ना मिलने पर भोपा सीएम सुंदरलाल के साथ होने वाले सत्संग को कैंसिल कर देता है और हुकुम सिंह को बुला लेता है। तो सीएम सुंदरलाल आश्रम में विजिलेंस वालों की रेड मरवा देता है और बाबा निराला को हाउस अरेस्ट करवा देता है। सुंदरलाल निराला को धमका के फोन पे बोलता है कि उसने उसकी सारी कुंडली निकलवा ली है, टिक के रहे नहीं तो उसे जेल में डलवा देगा। बाबा निराला फिर एक गेम लगाता है और सुंदरलाल को कहता है कि उसने उनके लिए एक स्पेशल सत्संग प्रोग्राम रखा है और उन्हें ये दिलासा देता है कि अब से उनका प्रेस में भी फुल सपोर्ट सिर्फ सीएम सुंदरलाल के लिए ही होगा। लेकिन इलेक्शन से पिछली रात बाबा अपने सारे प्रमुख सेवादार को आदेश देता है कि सारे भक्त सिर्फ हुकुम सिंह को ही वोट डालें, और अगले दिन जब सारे भक्त हुकुम सिंह को वोट डालते हैं तो हुकुम सिंह इलेक्शन जीत जाता है और सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद हुकुम सिंह आश्रम में आता है और बाबा जी के चरणों में कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट रख देता है। उन्हें कहता है कि जिसे मन हो उसे मिनिस्टर बनवाओ। और ये थी सीजन 1 और 2 का रिकैप, जिसके एंड पे हुकुम सिंह सीएम बनने की शपथ लेता है। अब आते हैं सीजन 3 पे, जिसकी कहानी शुरू होती है सीजन 2 के 1 महीने बाद से। हुकुम सिंह सीएम बनने के बाद एक पुराने शाही महल को आश्रम को सौंप देता है और यही शाही महल अब बाबा निराला का नया आश्रम बन जाता है। लेकिन बाबा निराला अभी भी पम्मी को लेकर गम में रहता है। वो भोपा को कहता है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पम्मी वापस चाहिए। भोपा फिर एक प्लान बनाता है और प्रदेश के सारे न्यूज़ चैनलों पर पम्मी को उसके भाई सत्ती और उसके बाप का हत्यारा घोषित करवा देता है। अब आश्रम के लोग और प्रदेश की सारी पुलिस पम्मी को ढूंढने पर लग जाती है, लेकिन पम्मी अभी न्यूज़ रिपोर्टर अक्की के साथ छुपी हुई है और उनकी मदद पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह और डॉक्टर नताशा कर रहे हैं। जब हुकुम सिंह सीएम बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट भोपा को दे देता है तो सब एमएलए को भी पता चल जाता है कि असली पावर तो आश्रम वालों के पास है। लेकिन ये बात अब हुकुम सिंह पर महंगी पड़ जाती है, क्योंकि भोपा बाद में बोलता है कि वो एक एक एमएलए को मिनिस्टर बनाने के लिए कम से कम 35 करोड़ रुपए लेगा, जिसके कारण सरकार के बनने के 1 महीने बाद तक भी सारी कैबिनेट मिनिस्ट्रियों की पोस्ट खाली पड़ी रहती है। उधर एक पावरफुल एमएलए दिलावर जब हुकुम को बोलता है कि उसे रिवेन्यू मंत्रालय चाहिए, तो हुकुम सिंह उसे कहता है कि इस बारे में जाकर वो आश्रम में बात करे। दिलावर गुस्से में आके कहता है कि हुकुम के पास कोई पावर है भी या नाम का ही सीएम है वो। तो फिर दिलावर आश्रम में भोपा के पास जाता है, लेकिन भोपा रिवेन्यू मंत्रालय देने के लिए उससे 75 करोड़ रुपए मांगता है। दिलावर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और ऐसे और भी कई सारे एमएलए होते हैं जिनके पास आश्रम को देने के लिए इतने पैसे नहीं होते। लेकिन ये सारी बातें छुप कर इधर बबीता सुन लेती है और वो फिर अपनी गेम लगाती है। बबीता दिलावर को कहती है कि पैसे का इंतजाम वो खुद करेगी, लेकिन मिनिस्ट्री में उसके सारे काम होने चाहिए और वो दोनों पार्टनरशिप में मिलकर काम करेंगे। दिलावर इस बात पे मान जाता है और अपने साथ 4 और एमएलए को भी मना लेता है। तो बबीता अपने एक पुराने बिजनेसमैन दोस्त को फ़ोन करके बुलाती है। वो बिजनेसमैन को कहती है कि अगर वो बबीता को 250 करोड़ रुपए देगा तो वो उसके गवर्नमेंट के सारे काम करवा देगी, चाहे फिर वो रिवेन्यू मिनिस्ट्री में हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, फूड, एनर्जी, सिविल सप्लाईज, वो हर जगह उसके सारे काम करवा देगी। और इस बात पे बिजनेसमैन मान जाता है और बबीता फिर उसे पैसे लेकर दिलावर को दे देती है और इसे दिलावर रिवेन्यू मिनिस्टर बन जाता है और बबीता भी एक तरह की किंग मेकर बन जाती है। उधर बाबा निराला की पत्नी बन्नो देवी एक दिन आश्रम में आती है। वो कहती है कि उसके और निराला के 2 बच्चे हैं, इनको भी मिनिस्टर बनवाओ, लेकिन निराला मना कर देता है। तो उसकी बीवी बन्नो बोलती है कि मंत्री पद तो वो किसी भी कीमत पर लेकर रहेगी। बन्नो देवी फिर हुकुम सिंह के पास जाती है और उसे कहती है कि इस निराला ने बाबा बनने के बाद अपने परिवार को छोड़ ही दिया है। उसकी निराला के साथ अब बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन उसके पास अभी भी बाबा निराला की सारी काली करतूतों के सबूत हैं। अगर हुकुम सिंह आज उसकी मदद करेगा तो वो उसके बहुत काम आएगी।
इधर हुकुम सिंह भी निराला से बड़ा परेशान हुआ होता है, तो वो बन्नो देवी को वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर का मिनिस्टर बना देता है। उधर पम्मी तब से छुपी ही हुई है। पम्मी हर जगह पे मुजरिम करार है और वो अपने भाई सत्ती और अपने बाप के अंतिम संस्कार पर भी छुप छुप के ही जाती है। वो सोच लेती है कि वो निराला को मार के रहेगी। तो एक दिन जब बाबा निराला बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो पम्मी उस पर गोली चला देती है, लेकिन निराला बच जाता है। और इस कांड के बाद बाबा निराला की सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। इसके बाद पम्मी सोचती है कि उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, तो वो अपनी सारी कहानी की एक चिट्ठी लिखती है और इस चिट्ठी को हर कलेक्टर के ऑफिस में, कोर्ट के जजों के ऑफिस में, पुलिस हेडक्वार्टरों में, हर जगह भेजने लगती है। लेकिन पम्मी को कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जिस देश में हर जगह इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं वहाँ पे एक आम इंसान की तो बारी आ ही नहीं सकती, और वो भी एक चिट्ठी को कौन ही पढ़ेगा। इधर आश्रम के लोग जब देखते हैं कि उनके अंदर मिनिस्टरों को भी ये चिट्ठियां आने लगी हैं तो वो उन चिट्ठियों को ढूंढ ढूंढ के नष्ट करवाने लगते हैं। भोपा फिर पता करवाता है कि ये चिट्ठियां कौन से पोस्ट ऑफिस से आ रही हैं, तो वो पम्मी को पकड़ने के लिए वहीं चला जाता है, लेकिन उजागर की मदद से पम्मी फिर से बच के भाग जाती है। लेकिन इस सब के बाद भी पम्मी डरती नहीं, वो कुछ और सोचती है। पम्मी फिर एक वीडियो बनाती है जिसमें अपना बयान देती है कि कैसे बाबा निराला ने उसके साथ बलात्कार किया, कैसे उसके परिवार वालों को मारा, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उस वीडियो में वो खुद बोलती है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर अक्की मीडिया में अपने पुराने कुछ दोस्तों की मदद लेता है और ये वीडियो को एक बड़े टीवी चैनल के रात के 9 बजे सास बहू वाले सीरियल के टाइम पे सीरियल की जगह चलवा देता है। जब तक टीवी चैनलों के हेड को उसके बारे में पता चलता है और उसे बंद करवाने लगते हैं, तब तक वो वीडियो पूरी चल जाती है और देश में हर कोई इस वीडियो को देख लेता है। पम्मी के इस बयान को एक अच्छा जज रस्तोगी भी देख लेता है। वो देखता है कि कहीं उसके ऑफिस में भी तो पम्मी की चिट्ठी नहीं आई थी, लेकिन जब उसे चिट्ठी मिलती है तो वो जज स्टेट की तरफ से केस खुद फाइल करता है और बाबा निराला और भोपा स्वामी को कोर्ट के समन्स भेज देता है। इसके बाद पूरे प्रदेश में हल्ला मच जाता है। फाइनली पम्मी का सच बाहर आ जाता है। हर न्यूज़ चैनल पर यही कहानी चल रही होती है और उधर बाबा निराला और भोपा की फटके चार हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाता है पुराना सीएम सुंदरलाल। वो पम्मी से मिलता है और उसके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सुंदरलाल कहता है कि वो पम्मी को खुद प्रोटेक्शन देगा और उसे ढोंगी बाबा के खिलाफ न्याय दिलवा के रहेगा। परेशान होकर बाबा निराला फिर हुकुम सिंह के पास जाता है और उसे कहता है कि इस जज का ट्रांसफ़र करवा दे। लेकिन अब तक हुकुम सिंह इस बाबा निराला से बहुत तंग आ चुका होता है और वो सोच लेता है कि वो इस जज का ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और बाबा निराला को बहाना मार देता है कि जज का ट्रांसफ़र सिर्फ हाई कोर्ट वाले जज ही कर सकते हैं और हाई कोर्ट जज कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बाबा निराला भोपा को कहता है कि उसे लगता है कि उन्होंने गलत घोड़े पे पैसे लगा दिए हैं। तो भोपा स्वामी फिर पुराने सीएम सुंदरलाल को फ़ोन करता है। भोपा स्वामी फिर सुंदरलाल को मनाने की कोशिश करता है। सुंदरलाल कहता है कि पहले तो उसे पिछले इलेक्शन में हुए नुकसान के पूरे पैसे वापस चाहिए, फिर विधानसभा भंग होनी चाहिए ताकि नए इलेक्शन हो और सुंदरलाल की मेजॉरिटी बननी चाहिए। अगर ये सब होगा वो तभी पीछे हटेगा। बाबा निराला इन सब चीज़ों के लिए मान जाता है और सुंदरलाल को नुकसान के पैसे सबसे पहले भेजता है। जब सुंदरलाल के पास आश्रम की तरफ से 525 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो वो पम्मी के केस से अपने सारे लॉयरों को हटा देता है। इसके बाद फिर बाबा निराला हुकुम सिंह की विधानसभा भंग करने के लिए सारे एमएलए को कहता है कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करो, और हुकुम सिंह एकदम पावरलेस सा हो जाता है। लेकिन इस सब में बन्नो देवी हुकुम सिंह का साथ देती है। वो हुकुम सिंह के पास जाती है और उसे बाबा निराला की असली कहानी बताती है। बन्नो देवी बताती है कि बाबा निराला, जिसका असली नाम मोंटी है, वो पहले एक कार सर्विस स्टेशन में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। मोंटी छोटी मोटी गाड़ियों के पार्ट्स चुराकर ब्लैक में बेचता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। एक दिन मोंटी की मुलाकात वहां के लोकल गुंडे भोपा सिंह से होती है, जिसके बाद मोंटी और भोपा दोनों मिलके कार पार्ट्स को चुराने के बजाय पूरी की पूरी कार की चोरियां करने शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन चोरी करते करते मोंटी और भोपा की कार के मालिक के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें कार के मालिक की मौत हो जाती है। मोंटी को पकड़ने फिर उसके घर पे एक लोकल पुलिस अफसर अपनी पूरी फाइल तैयार करके आता है, लेकिन मोंटी और भोपा सिंह उस पुलिस वाले को भी मार देते हैं।
मोंटी अपनी पत्नी बन्नो को कहता है कि पुलिस की इस फाइल को जला दे, लेकिन बन्नो देवी उस फाइल को संभाल के रखती है क्योंकि उसे मोंटी की असलियत पता चलने लग जाती है। पुलिस वाले को मारने के बाद मोंटी फिर वहां से भाग जाता है और बाबा मनसुख के एक आश्रम में जाकर ड्राइवर की नौकरी शुरू कर देता है। बन्नो देवी फिर ये फाइल हुकुम सिंह को दे देती है, जिसमें बाबा निराला यानी मोंटी के अरेस्ट वारंट और केस के सारे सबूत होते हैं। कहानी सुनने के बाद हुकुम सिंह सोचता है कि वो इस फाइल का क्या करे। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो इस फाइल को पब्लिक कर देगा तो बाबा तो जेल चला जाएगा, लेकिन उससे हुकुम सिंह का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसे अपनी कुर्सी संभालनी चाहिए। तो वो ये फाइल भोपा स्वामी को दे देता है, ये कहकर कि उसने बन्नो देवी को ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के सामने लाने से रोक लिया है। फाइल मिलने पर बाबा निराला और भोपा को हुकुम सिंह की चाल तो समझ आ जाती है, लेकिन वो सोचते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, पहले उनको कोर्ट के केस पे ध्यान देना चाहिए। उधर कोर्ट में फिर केस स्टार्ट हो जाता है। कोर्ट में आश्रम की सब औरतें, बबीता, कविता, सनोबर, सब आश्रम के डर से बाबा जी की बहुत तारीफ करती हैं। और क्योंकि पम्मी की माँ को कुछ पता नहीं होता, तो वो भी कोर्ट में बाबा जी की ही तरफदारी करती है और कहती है कि पम्मी ने ही उसके पति और उसके बेटे सत्ती को मारा है। निराला का लॉयर जज को कहता है कि बाबा जी तो बलात्कार कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका तो शुद्धिकरण हुआ है, उनका तो लिंग ही नहीं है क्योंकि यही आश्रम की पॉलिसी है, तो वो किसी भी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकते। तो फिर जज कहता है कि प्रूफ के लिए बाबा का एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। तो फिर बाबा निराला सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जहाँ के सारे डॉक्टर बाबा जी के ही भक्त होते हैं, और वो मिनटों में एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। और रिपोर्ट के आने के बाद बाबा निराला को कोर्ट से बेल मिल जाती है और केस खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि पम्मी के ऊपर उसके भाई सत्ती और उसके पिता के कत्ल की FIR होती है और वो पुलिस से भागी हुई होती है, तो कोर्ट पुलिस को कहती है कि पम्मी को जेल में डाल दिया जाए। और यहाँ पे ख़त्म होती है सीज़न 3 की कहानी, जिसमें एंड पे पम्मी जेल में जाती है और बाबा जी सबसे पावरफुल बनकर खुलेआम घूमते हैं। तो ये था आश्रम के तीनों सीज़न का रिकैप। अगर आपको लगता है कि ये रिकैप बनाकर मैंने आपके 30 घंटे बचाए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।